नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, जब भी आप करंट अफेयर की क्लास करिए तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट मैं आपको क्लास के दौरान बताती हूँ जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है और एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होती है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की, तो उन्हें भी नोट डाउन करते हुए चलिए। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपना रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा, और जैसा कि मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने कहा था कि वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कोशिश करिए अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि लास्ट टाइम में जब एग्जाम आपका बिल्कुल करीब होगा तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेंगी रिवीजन में, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा, और बाकी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा, यहां से हमें ये बात तो पता चल गई कि जो 2023 में सामाजिक विकास आयोग का जो होने वाला है, जो बैठक होने वाली है, जो सत्र होने वाला है, उसकी अध्यक्षता किया जा रहा है भारत के द्वारा। बस प्रश्न ये पूछा गया है ये सत्र कौन सा है, ये आयोजित होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है 60, 62, 63 या फिर 65। तो जिन लोगों को आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए आंसर आप लोग देते रहिए, जिसे आंसर पता हो तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन होगा। जिन्हें नहीं पता वो भी आंसर दीजिए, ताकि वो करेक्ट जब करेंगे उस चीज को तो उनको हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाएगी। तो देखिए इस साल जो है वो 62वां सत्र आयोजित होने वाला है सामाजिक विकास आयोग का, और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। आइए बात करते हैं भारत की तरफ से कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। दूसरी चीज, ये 62वां सत्र है, किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर इस सत्र के दौरान जो है चर्चा की जाएगी, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें, इस साल जो है सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र आयोजित होने वाला है, जिसको किसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों, भारत को। ध्यान रखिएगा, भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे हम बातें करें, ये जो घोषणा की गई है सामाजिक विकास आयोग की, ये 13वीं पूर्व बैठक का जो 61वां सत्र था उसी में की गई है। और बात करें भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता की जाएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है, रुचिका कंबोज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रुचिका कंबोज जो है वो अध्यक्षता करेंगे, जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, ये इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की जाएगी सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के, ठीक है। यहां बात करें विषय क्या होगा, जो 62वां सत्र है उसके प्राथमिकता का विषय देख लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का क्रियान्वयन पर प्रगति लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका विषय तय किया गया है। जैसा कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, कितने गोल है, 17 गोल है। कब तक हासिल करना है दोस्तों, 2030 तक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है, उसके लिए जो कुछ भी एजेंडा है उसके एजेंडा को क्रियान्वयन करना, और साथ ही साथ उसको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें तेजी लाना, ये इसका विषय है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और इसके लिए जो कुछ भी सामाजिक नीतियां हैं, जो कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं उसके माध्यम से समाज का विकास करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यही इस 62वें सत्र का क्या है, विषय है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इस आयोग में देखिए बात करें, हम सामाजिक विकास आयोग की भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वो आयोग है या फिर ये उन प्रमुख आयोगों में से एक है जिन्हें कोपेनहेगन घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम की निगरानी एवं संचालन का काम सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, जो कोपेनहेगन देखिए कैपिटल है डेनमार्क का, ये डिक्लेरेशन आई थी, और इसी डिक्लेरेशन के लिए जो इसका कार्यक्रम की इसकी निगरानी करने के लिए और संचालन करने के लिए कई सारे आयोगों को गठित किया गया था। उसी में से ये एक आयोग है सामाजिक विकास आयोग। हम आगे बात करेंगे कि कोपेनहेगन डिक्लेरेशन भी क्या था, ठीक है।
बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं दोस्तों? 6 प्रमुख अंग हैं। उसमें से एक अंग कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसी के द्वारा स्थापित किया गया था इसी अंग को, ठीक है, सामाजिक विकास आयोग को। और इस आयोग का लक्ष्य देखिए क्या है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ठीक है, जो कि किसका भाग है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन का भाग है। उसको क्या करना? सलाह देना, ठीक है, एक तरीके से सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों पर जो संयुक्त राष्ट्र के विशेष अंतर सरकारी संगठनों द्वारा नहीं निपटाए जाते हैं, तो उन सारे विषयों पर ये क्या करता है? सलाह देने का कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोपेनहेगन डिक्लेरेशन की, ठीक है। कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम को देखिए कब अपनाया गया था, तो इसे 1995 में जो सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी के दौरान जो है कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को अपनाया गया था, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये किस लिए अपनाया गया था? ये डिक्लेरेशन क्या है? तो ये विकास के केंद्र में लोगों को रखने की आवश्यकता पर एक नई आम सहमति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन कब अपनाया गया था दोस्तों? 1995 में। और इसी डिक्लेरेशन के क्रियान्वयन करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए कई सारे आयोगों को गठित किया गया था, जिसमें से एक आयोग की बात करें दोस्तों तो वो कौन सा था? सामाजिक विकास आयोग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसी आयोग की अध्यक्षता जो की जा रही है, इसके 62वें सत्र की जो अध्यक्षता की जा रही है वो भारत की तरफ से की जा रही है। और भारत की तरफ से कौन अध्यक्ष होगा दोस्तों? रुचिका कंबोज, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अच्छा यहाँ पे मैंने देखिए बात किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है, जिसमें से 17 गोल है, 2030 तक इनको हासिल करना है। आप मुझे बताइए कि गरीबी से संबंधित जो गोल है, यानी कि गरीबी को समाप्त करना और साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित गोल कौन सा है? आप मुझे बताइए कौन सा। वैसे बेसिकली देखा जाए कुछ आपको इसमें से सारे गोल आपको याद होने चाहिए। यहां से आप मेंस के क्वेश्चंस लिख सकते हैं, इवन डायरेक्ट पीटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं याद है 17 क्या है, तो एक पेज पे लिखिए उसको, अपने जहां पे आप सोते हैं, जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आपका स्टडी टेबल होगा, जहां भी जो होगा वहां पे आप उसको चिपका लो और याद कर लो, क्योंकि एसडीजी गोल से रिलेटेड आपके ना सिर्फ पीटी बल्कि आपके मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन्हीं गोलों को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो विश्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं जाके मेंस में लिखने होते हैं। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे याद कर लीजिए। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉक्स लेक्सी है, ठीक है। और इसको किस फिनटेक कंपनी ने दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी फिनटेक कंपनी है जिसने भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को लॉन्च किया। लेक्सी भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है दोस्तों? तो ये एक एआई चैट बॉट है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो देखा जाए भारत में जो लेक्सी नाम का चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास मोबाइल होगी ये चैटबॉट देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा ही है। ये वेलोसिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो चैट जीपीटी संचालित जो भारतीय चैटबॉट है उसको देखा जाए तो ये फिनटेक कंपनी है वेलोसिटी, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा ये भारतीय संस्करण माना जा रहा है, जेपीटी का, चैट जीपीटी का ये भारतीय संस्करण है, ठीक है। इसके बारे में बात किया जाए तो ये वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी को अपने मौजूदा एनालिटिक्स, यहाँ पे देखा जाए एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट्स के साथ एकीकृत किया है। तो जो पहले से ही इसकी जो मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है, जो एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट है, उसके साथ एकीकृत करके इससे जो है भारतीय संस्करण को इसको लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये चैटबॉट है क्या, तो ध्यान रखिएगा ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ध्यान रखिएगा जो यूजर्स होते हैं, जो इसको यूज करते हैं, उनके द्वारा जो कोई भी सवाल है उन सवालों को ये समझता है, यानी कि यूजर्स उससे सवाल पूछ सकते हैं और ये उनका जवाब देता है, ठीक है। उनके जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए बहुत सिंपल सा, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल हमें नहीं बहुत ज्यादा घुस के जाके याद करना है, समझना है। बहुत सिंपल सी बात क्या है
ये जो वेलोसिटी के द्वारा ये जो लेक्सी चैटबॉट लॉन्च किया गया, ये है क्या? देखिए, आप लोगों को बहुत सारे आपके अंदर जो प्रश्न आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, आप क्या करते हो, गूगल पे टाइप करते हो और गूगल क्या करता है, बहुत सारे लिंक आपके सामने खोल के रख देता है कि इस पे जाइए, इस पे जाइए, इस पे जाइए, या और फिर आप अपने जो है आंसर सर्च करते हो। लेकिन क्या होता है, ये चैटबॉट जो है, ठीक है, जो ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है लेक्सी नाम का वेलोसिटी के द्वारा, भारतीय संस्करण, इसमें क्या होता है, आप जैसे ही इससे जो है प्रश्न पूछेंगे, ये डायरेक्ट क्या करेगा, उसका आंसर दे देगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपके सामने जो है लिंक नहीं ओपन करेगा, इतने सारे जो कई सारे लिंक होते हैं उनको ना ओपन करके, बल्कि ये डायरेक्ट आपका आंसर देगा। और ध्यान रखिएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप उससे पूछ रहे होंगे उसी लैंग्वेज में इसका आंसर देगा। जो कोई भी आपकी प्राकृतिक भाषा होगी उसमें, जैसे कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, जिस भी लैंग्वेज से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका डायरेक्ट जो है ये आंसर दे देगा, बिना कोई लिंक प्रोवाइड किए हुए। तो बस सिंपल सा यही है इसको समझने का। लेक्सी बहुत ज्यादा हमें टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत नहीं है। लेक्सी देखिए, बात करें तो ये भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है चैटबॉट है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि भारत का पहला एआई आधारित चैटबॉट क्या है, लेक्सी है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, वेलोसिटी फिनटेक कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। चले आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अवार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और प्रश्न हमारा क्या है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? बहुत सारी कैटेगरी में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म जो है यहाँ पे जो हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया गया है, बहुत सारे कैटेगरी में दिया गया है। पूछा जा रहा है कि फिल्म ऑफ द ईयर किस फिल्म को चुना गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, फिल्म RRR को। ठीक है, देखिए RRR को लगातार कई फिल्म जो है अवार्ड हमें मिला है, इसमें देखा जाए इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और देखिए अभी यहाँ पे जो है दादा साहब फिल्म जो है फाल्के फिल्म अवार्ड डिक्लेयर किया गया है और ये समारोह का जो आयोजन हुआ है ये किया गया है दोस्तों, कहाँ पे, मुंबई में किया गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह। इस फिल्म में देखा जाए, इस अवार्ड शो में जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म थी द कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल को कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है दिया गया है। वही देखा जाए जो SS राजामौली, ध्यान रखिएगा निर्देशक यानी कि जो डायरेक्टर है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो SS राजामौली है, इनकी निर्देशित में फिल्म बनी थी RRR और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में। ठीक है, यहाँ पे बात करें जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो है अभिनेत्री जो आलिया भट्ट है, उनकी फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। उसमें जो इन्होंने जो रोल निभाया उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं देखा जाए रणबीर कपूर को जो फिल्म आई थी यहाँ पे ब्रह्मास्त्र, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो अभिनेत्री है रेखा, उनको देखा जाए फिल्म उद्योग में उनके जो उत्कृष्टता योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पे सूची दी गई है, विजेताओं की सूची। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के अंतर्गत जिन जिन क्षेत्रों में जिसको इसको अवार्ड मिला है उसकी पूरी ये लिस्ट आपके सामने दिख रही है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, कौन सी फिल्म है, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल। और फिल्म ऑफ द ईयर दोस्तों किसको मिला है, RRR। ठीक है, RRR को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात किया जाए, किसको मिला है, R बाल्की को। ठीक है, R बाल्की चुप को मिला है कौन से फिल्म, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को, किस फिल्म के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, आलिया भट्ट को, किस फिल्म के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है फिल्म कांतारा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो अवार्ड मिला है वो मनीष पॉल को मिला है, कौन सी मूवी के लिए दोस्तों, जुग जुग जियो मूवी के लिए। वही बात करें फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट योगदान दिया है, किसको मिला है वो अवार्ड, रेखा को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी है दोस्तों, रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस। वही बात किया जाए क्रिटिक्स जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, फिल्म आई थी भेड़िया जिसमें जो है मुख्य भूमिका निभाए थे वरुण धवन, उनको मिला है। और जो है वर्ष का टेलीविजन श्रृंखला के लिए कौन सा अवार्ड किस सीरीज ने जीता है, कौन से सीरियल ने, अनुपमा ने। ठीक है, घर घर अनुपमा चलता था
और यहीं पे बात करें कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? अनुपम खेर ने जीता है। किस फिल्म के लिए जीता है? द कश्मीर फाइल के लिए जीता है। वही बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ गायक का जो पुरस्कार मिला है मया मुन्ना से के सचित यहाँ पे टंडन को, और सर्वश्रेष्ठ गायिका नीति मोहन मेरी जान। और यहाँ पे देखा जाए बेस्ट सिने या देखा जाए तो यहाँ पे जो ये अवार्ड है सिनेटोग्राफर उसको किससे मिला है दोस्तों? पीएस विनोद को विक्रम वेधा के लिए मिला है। तो ये देखा जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये जो टॉप के हैं 4, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेखा का आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्सेटाइल आप देख सकते हैं जो एक्टर का अवार्ड, और ये पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है। बेसिकली यहीं से पूछा जाएगा प्रश्न, निर्देशक आपको याद होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा स्किप कर देंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार लिस्ट को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले फिल्म पे नहीं भाई, प्रश्न पे आते हैं। फिल्म तो दिमाग पे चलने लगा, कोई अगली फिल्म नहीं देखने जा रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन राउंड टेबल की मेजबानी करेगा। देखिए आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पढ़ी होगी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और यहाँ पे देखा जाए संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है कहाँ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो होने वाला है अस्थायी मिशन राउंड टेबल, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? देखिए उसकी मेजबानी कोई और नहीं, हमारा प्यारा देश भारत। भारत बहुत लीड कर रहा है हर जगह, ठीक है। और भारत जैसा कि आपको पता है इस साल G20 का अध्यक्ष भी है, और इसी अध्यक्ष के रूप में जो इस साल के अंत में जो न्यूयॉर्क में होने वाला है सतत विकास लक्ष्यों के शिखर सम्मेलन में पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो अस्थायी मिशन गोलमेज की जो होने वाला है सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कौन कर, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा इस साल के अंत में। इस साल देखा जाए इस पूरे वर्ष में जो है अगले कुछ महीने तक कई सारे ऐसे गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे अलग अलग विषयों पे। जैसे कि बात करें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 23 फरवरी को यानी कि कल ये जो आयोजित हुआ है वो गांधीवादी ट्रस्टशिप, सतत जीवन शैली और अस्थायी गति पर एक पैनल चर्चा। ठीक है, इस शीर्षक से गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये कल आयोजित कर लिया गया था। और बात करें अगले महीने यानी कि 9 मार्च पे एक जो है एक विषय पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने वाला। क्या विषय है कि एक ऐसी दुनिया जिसे हम महिलाएं और लड़कियां चाहिए, तकनीकी से सक्षम, सामाजिक और आर्थिक उन्नति, इस विषय पे। वही बात करें 16 मार्च को जो एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा, किस विषय पर? जर्मनी नेतृत्व और परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का मार्ग। तो ये कुछ विभिन्न विषयों पे जो है पूरे साल जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस साल के अंत में जो शिखर सम्मेलन होगा SDG पर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर सितंबर 2023 में, उसकी जो है मेजबानी भारत कर रहा है। और 2023 में ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। कौन सा दोस्तों? 2023 SDG शिखर सम्मेलन। ठीक है, इस साल होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत जो है जो इस साल न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला है सतत विकास लक्ष्यों के लिए शिखर सम्मेलन में पहले संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, ये कुछ विषय है उनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? देखिए जिनको पता होगा कि खजुराहो जो है टेम्पल किस स्टेट में है वो अच्छी तरीके से इसका आंसर कर लेंगे, खजुराहो। ठीक है, नृत्य महोत्सव ये देखा जाए जो शुरू हुआ है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 20 फरवरी से शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में खजुराहो, ठीक है, नृत्य महोत्सव। और खजुराहो में ही शुरू है मध्य प्रदेश के। कौन सा ये संस्करण है दोस्तों? तो 49वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। संस्करण आपको पता होने चाहिए। खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। और इस महोत्सव के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला कार्यक्रम देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश रूपांकर कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कलाकृतियां हैं, कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी वहां पे लगाई जाएगी। ठीक है, ये जो आयोजन किया जा रहा है खजुराहो
जो नृत्य कला का। तो यहाँ पे बात करें, ये जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कई मंत्रालय कई विभागों के द्वारा मिल करके, जिसमें से देखा जाए जो संस्कृत विभाग के अंतर्गत ये अकादमी आती है, कौन सी, उस्ताद अलादीन खां संगीत एवं कला अकादमी। साथ ही साथ देखा जाए पर्यटन विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्ल्ड डांस अलायंस और छतरपुर जिला प्रशासन, इन सब के संयुक्त प्रयासों से इस महोत्सव का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कल से यानी कि 23 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में जो G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत, भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत जो कल्चर वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा पार्किंग नहीं है, ये वर्किंग ग्रुप है, यानी कि संस्कृत कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो खजुराहो में ही आयोजित की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक पूछे तो खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो टेम्पल देखिए चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था। तो खजुराहो का ये 49वां, खजुराहो नृत्य महोत्सव का ये 49वां संस्करण था। और ठीक है, थोड़ा सा बार बार कई बार हम लोगों ने खजुराहो पढ़ा, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा। तो अब देखिए यहीं से स्टैटिक्स आपको उठा लेना है। कैसे, आपको हिस्ट्री उठानी है, एंशिएंट हिस्ट्री पे जाइए, चंदेल शासकों के बारे में कहाँ बात किया गया है, जो क्षेत्रीय राजवंश थे उसमें बात करिए, चंदेल शासकों के बारे में पढ़िए, महत्वपूर्ण शासकों को पढ़िए, खजुराहो टेम्पल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, कौन सा शासक का कितना योगदान रहा है, क्या रहा है, बस आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहां से तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करंट को स्टैटिक से जोड़ करके पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर देखिए सिलिकॉन से जो है सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, और ये पहला जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में जो है बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात करें कि ये जो प्लांट है किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो देखिए दो ग्रुप है, एक तो वेदांता ग्रुप है, ठीक है, भारतीय समूह जो वेदांता ग्रुप है, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की दिग्गज विनिर्माता कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। इन्होंने जो है इस प्लांट को स्थापित करने के लिए आपस में समझौता किया, और वेदांत और फॉक्सकॉन का जो संयुक्त उद्यम है वो ध्यान रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थान है धोलेरा। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। तो देखिए किसके किसके द्वारा किया जा रहा है, वेदांता ग्रुप और यहाँ पे फॉक्सकॉन, इसी के द्वारा, कहाँ पे, धोलेरा में। आपके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, धोलेरा जो कि अहमदाबाद के निकट का ये एक क्षेत्र है गुजरात में, वहां पे, ठीक है। इसकी बात करें, ये जो धोलेरा होगा ये एक ग्रीन फील्ड औद्योगिक शहर होगा, और धोलेरा जो विशेष निवेश क्षेत्र है वो विकास प्राधिकरण भूमि और परियोजनाओं को संभालता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये जो दोनों ग्रुप में समझौता हुआ है फॉक्सकॉन और वेदांता, और इस समझौते के मुताबिक देखा जाए इस परियोजना में कितने का निवेश होगा, तो यहाँ पे 1,54,000, ठीक है, करोड़ रुपए का, 1,54,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस परियोजना में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ, गुजरात में, कहाँ, धोलेरा में, ठीक है, अहमदाबाद का है। कौन कर रहा है इसको स्थापित, तो वेदांता और फॉक्सकॉन। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी चीजें महत्वपूर्ण है जो भारत में पहली बार हुई है, ठीक है। देखिए सभी जिलों में 5G सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों, गुजरात है। तो गुजरात के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में 5G सेवा शुरू कर दी गई है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र। वही बात करें, परिवहन पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना कौन, केंद्र जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन दोस्तों, तमिलनाडु। तो देखिए ये चीज पहला वर्ड क्या है, पहला, आपको इस पहले पे फोकस करना, और क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो ये जो आपके नोट्स में देखती हूँ मैं आजकल आपके पीडीएफ में, देखिए हर करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं नोट्स करके कुछ ना कुछ एक पैरा आपको देती हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये जो मोटो है ये नोट्स लाने का वो यही है कि आप जो अभी रिसेंट का पढ़ रहे हैं, रिसेंट पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन भी होना चाहिए, अपडेट होइए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो ये पैरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने
म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। म्यूनिक, ठीक है, जिसे पता होगा कि म्यूनिक कहाँ है, किस देश से संबंधित शहर है ये, वो बता देगा कौन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का ये शहर है। वहां पे एक सुरक्षा सम्मेलन कई सालों से आयोजित किया जाता है और यहाँ पे जर्मनी ने ही जो है ये इस साल जो है 59वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, इसको आयोजित किया है। तो मेजबानी किसके द्वारा की गई है? जर्मनी के द्वारा की गई है। और इस साल जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ है वो बेसिकली इस पे किस बात पे ज्यादा फोकस किया गया है? जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उस बात पे, जो भारत और यूक्रेन, माफ करिएगा, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर विशेष करके इस सम्मेलन में चर्चा की गई है, ठीक है, या फिर फोकस किया गया है। इसमें देखा जाए ऐसा पहली बार हो रहा है कि अभी तक जब से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तब से रूस जो है, रूस के प्रतिनिधि मंडल इसमें भाग लेते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूस जो है इस बार इसके जो प्रतिनिधि मंडल इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिए, ठीक है। सम्मेलन की बात किया जाए, म्यूनिक जो सुरक्षा सम्मेलन, ये हर साल आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ये फरवरी के महीने में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, नाम से पता चल रहा है सुरक्षा, तो वैश्विक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। सबसे पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों, वो मार्च 1963 में आयोजित किया गया था। बेसिकली ये जो सम्मेलन है ये एक तरीके का मंच उपलब्ध कराता है विश्व के जितने भी वरिष्ठ राजनेता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो सैन्य नेता है उन सभी को म्यूनिक में, यानी कि जर्मनी के म्यूनिक में एक मंच पर लाता है। ये सभी लोग मिल करके आपस में क्या करते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा है या फिर वैश्विक सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य की बात करें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के सदस्यों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, जो बीच चल रहा है यहाँ पे क्यूरेटेड, लेकिन ध्यान रखिएगा अनौपचारिक बातचीत, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से बातचीत करके जो कुछ भी विवाद है उनके बीच में, उन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान लाने में, ठीक है, समाधान में विश्वास और सहायता को बढ़ावा देना। तो जो कुछ भी अगर किसी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच या फिर जो कोई भी अगर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो वहां पे अनौपचारिक रूप से लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से उस विवाद को समाप्त करके जो है विश्व में शांति को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो म्यूनिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, म्यूनिक, और यहाँ पे ही जो ये जर्मनी से संबंधित है, ठीक है, और पहला ये 59वां था जो है 1963 में, तब से आयोजित किया जा रहा है इसकी बैठक, ठीक है। आइए जर्मनी के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री जो जर्मनी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। बात करते हैं दोस्तों जर्मनी की, ठीक है, यूरोप की ये कंट्री जिसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूरो इसकी जो है करेंसी है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसको ये अपनाया है। चांसलर की बात की जाए दोस्तों तो ओलाफ, ठीक है, इससे यहाँ पे स्कोलर, ठीक है। अभी देखिए हमें आपसे प्रश्न में पूछूंगी, यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार दिया गया है ये जर्मनी के किस चांसलर को दिया गया है, आप मुझे बताइए। यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है, किसे प्रदान किया गया है ये आप मुझे बताइए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसकी बाउंड्री देखते हैं। सबसे पहले आप नॉर्थ में देखें तो डेनमार्क, ठीक है, देखिए अभी डेनमार्क हम लोगों ने देखा ना, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन, कोपेनहेगन इसी का कैपिटल है, और यहाँ पे आप डेनमार्क देख सकते हैं जिसके ईस्ट में आपको स्वीडन दिख रहा है, और इसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से लगी हुई है, कौन सी कंट्री, जर्मनी से, ठीक है, नॉर्थ सी में है, ठीक है, आपको डेनमार्क दिख गया, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क से जर्मनी अपना कैपिटल जो है, जर्मनी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे देखिए पोलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और फिर बात करते हैं फ्रांस से, फिर लग्जमबर्ग से, फिर बेल्जियम से, फिर नीदरलैंड से, ठीक है। तो ये जो है कंट्रीज से जर्मनी जो है अपनी सीमा साझा करता है। और वही बात करें कि अगर कौन कौन से जो है सी से ये अपनी सीमा साझा करता है तो नॉर्थ सी से इसके वेस्ट में लगता है, और बाल्टिक सी देखिए इसके जो है उत्तर पूर्व की तरफ जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसकी लोकेशन और से जो है बाउंड्रीज को चेक करते रहिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए यूनेस्को पीस प्राइज किसे दिया गया है। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के
कार्यकाल को किस वर्ष तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। तो जो 22वां विधि आयोग था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा भी किया था, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है जिन्होंने शपथ लिया उनके बारे में बात किया था। और अभी इस जो 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, 1.5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है दोस्तों? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं क्या कारण था इस समय को बढ़ाने का, और थोड़ा सा विधि आयोग के भी बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने जो है विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का उनके सामने प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो जो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है कब तक बढ़ा दिया गया दोस्तों? 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल इसी फरवरी यानी कि 20 फरवरी को उसको जो है उसके जो है कार्यकाल समाप्त हो गया था। लेकिन अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि इसके जो है 1.5 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें सरकार ने क्या कहा इसके रूप, मतलब किस कारण से इसके जो है विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया। तो उन्होंने बोला, सरकार ने ये बात बोली कि जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों ने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया था। भले ही विधि आयोग का गठन कर दिया गया था 2020 में 3 सालों के लिए, लेकिन जो इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य अभी कुछ ही महीने यानी कि नवंबर में ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो इतनी जल्दी जो है उनको जो है विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त, जिस कार्य के लिए वो गठित किया गया था वो अपना कार्य भी नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं पेश कर पाया अभी ठीक से, तो इसलिए थोड़ा सा उसको समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, ये जो 22वां विधि आयोग गठित किया गया था उसको क्या दायित्व दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा? तो जितने भी अप्रासंगिक कानून है जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से यूजलेस है, उनकी पहचान करना और फिर उन कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार के सामने क्या करना? सिफारिश देना। तो एक तरीके से ये परामर्श देता है, सिफारिशें करता है। ठीक है, तो सिफारिश करने वाली ये एक तरीके से आयोग होता है। जो 22वां विधि आयोग है, देखिए उसका गठन तो कर लिया गया था 21 फरवरी 2020 को ही किया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इसीलिए देखिए इसी साल जो कि 20 फरवरी 2023 को इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था। लेकिन क्योंकि गठन तो हो गया था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे और जो सदस्य थे उन्होंने बड़े टाइम बाद, बहुत दिनों बाद जो है, बहुत समय बाद जो है इसका शपथ लिया। क्योंकि देखिए जो इसके अध्यक्ष है, 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति, जो कि रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं ऋतुराज अवस्थी, जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने 9 नवंबर 2022 को मात्र अभी 3 महीने पहले ही इन्होंने जो है विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस जो 22वां विधि आयोग है, ठीक है, जिसके कार्यकाल को अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया, अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं विधि आयोग के बारे में। ठीक है, विधि आयोग का जो गठन है या फिर विधि आयोग के बारे में हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा विधि आयोग का जो है समय समय पर सरकार के ही द्वारा क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि स्वतंत्रता के बाद जब सबसे पहला विधि आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, वो 1955 में किया गया था। 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, MC सितलवाड़ा, उन्हीं के अध्यक्षता में स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग है। 1955 3 साल के कार्यकाल के लिए कौन थे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद? MC सितलवाड़। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें कि सबसे पहला जो विधि आयोग गठित कब किया गया दोस्तों, तो 1834 में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो विधि आयोग गठित किया गया था वो 1834 में किया गया था, जब वो ब्रिटिश काल का समय था। और ब्रिटिशर्स ने एक चार्टर्ड अधिनियम पास किया था 1833, उसी के तहत उसी द्वारा स्थापित किया गया था। उसी चार्टर्ड अधिनियम के तहत जो है 1834 में पहला विधि आयोग गठित किया गया था। और उस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो लॉर्ड मैकाले, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला विधि आयोग गठित किया गया 1934 में, 1834 में। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्रता के बाद पहला जो विधि आयोग गठित किया गया कब किया गया? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो अटॉर्नी जनरल MC सितलवाड़ की अध्यक्षता में। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है? 22वां विधि आयोग है। ठीक है, जिसका कार्यकाल कब खत्म होगा? 22 माफ करिएगा अगस्त 2024 में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, बात करें विधि आयोग के बारे में, तो ये जो विधि आयोग है, जो मंत्रालय है कौन सा? कानून और न्याय मंत्रालय,
उसके लिए सलाह का जो है सलाह देने वाली ये निकाय है, जो कि सलाह मंत्रालय के लिए बाध्य नहीं है। इसके सदस्यों की बात करें यानी कि इसके गठन की बात करें तो इसमें देखिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक सचिव सहित और साथ ही साथ 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है, तो 5 सदस्य यहाँ पे। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। देखिए सीक्वेंस पूछता है इसके पहले वाला भी कि किसके स्थान पे आए, पहले कौन थे, इसके पहले वाले मतलब अभी जो वर्तमान में उसके पहले कौन थे, इस तरह के प्रश्न पूछता है। तो आप मुझे बताइए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है। बकालू, यहाँ पे देखा जाए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट। तो बस आंख बंद करके लगा दीजिए, यहीं पे हो ही सकता है, माउंट एवरेस्ट पे किया गया है। तो देखिए ये माउंट एवरेस्ट पे जो है दुनिया का सबसे ऊंचा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे किया गया, ठीक है। ये जो माउंट एवरेस्ट ध्यान रखिएगा पुनर्निर्माण किया गया है, ये पहले से ही था, लेकिन जो मौसम की वजह से वहां पे जो आंधी तूफान आते हैं ऊंचाई की वजह से, उसके वजह से ये क्या हो गया था, ये नष्ट हो गया था, जिसको पुनर्निर्माण कार्य किया गया है, ठीक है। ये जो पर्वतारोहियों और जो वैज्ञानिक है उन्हीं की एक टीम ने इस एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 39 मीटर नीचे, अगर 128 फीट नीचे, कितने पे क्या है, 8810, ठीक है, वहां इतनी ऊंचाई पे 8810 अगर देखा जाए, जो एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है, और उससे मात्र क्या है, मात्र इतने मीटर कम, यानी कि 8810 मीटर की ऊंचाई पे ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है, ठीक है। टीम की बात करें तो इस टीम ने मई 2022 में नेशनल जियोग्राफिक और रोलेक्स के रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपीडिशंस के एक हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की पुनर्स्थापना शुरू की थी। अब वो कार्य पूरा हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया, माउंट एवरेस्ट में। ऊंचाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 8810 फीट में देखा जाए तो, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे ये किया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू पे, और हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू, कितनी ज्यादा आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में बार बार पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रश्न भी आपका यूनाइटेड नेशन से ही जुड़ा हुआ है, और यूनाइटेड नेशन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है। तो देखिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। इसका संयोजक देखिए किसे नियुक्त किया है, वो किया है अफास्फा खां को, ठीक है। अफास्का जो है नाम देखिएगा जो है, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, अफशा खां, ठीक है, इनको किया है। और ये देख सकते हैं आप, इनकी तस्वीर देखिए, अफशा खां की ये तस्वीर है। और ये ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने, ये भारतीय कनाडाई है, कनाडाई मूल के हैं, ये भारतीय कनाडाई है ये अफशा खां, और इनको जो पोषण अभियान है जिसका नाम है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, उसका इनको क्या किया है, संयोजक नियुक्त किया है। इस मूवमेंट की बात करें दोस्तों तो इस मूवमेंट का लक्ष्य देखिए क्या है, 2030 तक जितने भी कुपोषण के जो सभी रूप हैं उनको समाप्त कर देना दुनिया से। यानी कि स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की बात किया जाए तो ये 2030 तक कुपोषण के जितने भी रूप हैं उन रूपों को समाप्त करने के लिए 65 देश और साथ ही साथ 4 भारतीय राज्यों के नेतृत्व वाली ये पहल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट जो है, जो कि एक पोषण अभियान है, वो किस वर्ष तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने की एक लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। और इसी के लिए जो संयोजक नियुक्त किया गया है वो अफशा खां को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो ये नीदरलैंड के गार्डे बर्बक की स्थान लिया है, ठीक है, बेरबर्ग के स्थान लिया है, क्या क्या नाम रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये स्थान इन्होंने लिया। बेसिकली आपके लिए बस ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा, किसका पोषण अभियान जो है, इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का जो संयोजक, ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पहली बार अपनी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शंस
लॉन्च किया है किसने दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं अगला है हमारा कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? बेन स्टोक्स। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने कौन दोस्तों? राजेश राय। वही बात किया जाए हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन दोस्तों? विघ्नेश एनआर। और विश्व चिंतन दिवस मनाया गया कब? 22 फरवरी को मनाया गया। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि विषय क्या है? आवर प्लेनेट आवर पीसफुल फ्यूचर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया और लेकिन आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। शमशेर जी बहुत अच्छा आंसर करते हैं, रोली जी, ठीक है, त्यागी जी, आप लोग इसी तरह और भी बाकी लोग भी आंसर करते हैं। कोशिश क्या करें रेगुलर आंसर करने की, जैसे कि और भी ये लोग करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए रेगुलर आंसर करने की। मैं देखती हूँ 1-2 दिन आंसर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, इतने सिंसियर हैं जो हमेशा आंसर करते हैं। आप लोग भी आंसर करिए, उसका बहुत फायदा होगा। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं उम्मीद है उसका आप लोग आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।